students. I hope and wish you all are safe and you are at home. So now we will discuss the next topic and the next chapter of the ICT, that is writing skill. It's a main chapter of the communication skill, because when we just send a message to someone, or when we speak to someone, we in the previous chapter we will just discuss about the speaking skill of the communication. So in this chapter we will discuss about the writing skill of the communication. So when we just send some messages to the receiver, so that time our writing skill is very much important for that time, when while we sending the message. जब हम लोग मैसेज सेंड करते हैं या कुछ चीज़ें लिखते हैं या कुछ प्रेजेंट करते हैं, सो दैट टाइम राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी होता है. हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें कुछ लिखना होता है, तो अगर हमें बाय द वे बात करें क्वेश्चन का ही आंसर देना है, तो उस समय हमें जो हमारी राइटिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा काम करती है. अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है और अगर आप सारी चीज़ें एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखते हो, तो आई होप कि जो रिसीवर होता है, जो देखता है, उसे आपकी स्किल बहुत अच्छी लगती है और वो ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना पसंद करता है. Now we discuss some essential elements of the writing skill. राइटिंग स्किल में कुछ essential एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इस चैप्टर में हम लोग कुछ ग्रामेटिकल के पार्ट्स भी देखेंगे, और आई होप कि ये ग्रामेटिकल पार्ट्स आपने पहले से पढ़ रखे हैं, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. बट फिर भी हम लोग एक बार जस्ट ओवरव्यू देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ यूजिंग correct grammar. So while writing, you just use the grammatical statement. When you are writing something, then the grammatical portion is very much important to complete the sentences. Now selecting the right words. While you are writing something, then you have to use the proper word for that particular meaning, whatever you want to say. सो जब आप बात करते, जब आप किसी चीज़ को लिखते हो, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो एक्सप्रेस करने का जो प्रॉपर वर्ड होता है, आपको उसे यूज़ करना होता है. नाउ फॉर्मिंग इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपको क्या होता है कि जब भी आप जो सेंटेंसेस बनाते हो वो बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, लेंदी नहीं होना चाहिए, टफ नहीं होना चाहिए, यानी इजी टू अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. अगर कोई भी उसे पढ़े तो वो आसानी से उसे समझ सके. नाउ इनकॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दैट आर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. While you are writing something, then the three things is very much important, like first one, that is the introduction, and the middle one, that is a body, and the last one, that is a conclusion, that means निष्कर्ष. अगर आप कोई टॉपिक के बारे में लिखते हो, किसी चीज़ के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हो और लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप उस चीज़ का इंट्रोडक्शन दोगे. दैन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है. बॉडी दैट मीन्स कि योर बॉडी नॉट, जो सेंटेंस जो आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो, दैट इज़ अ बॉडी. एंड कंक्लूजन इज़ द लास्ट वन, दैट्स अ निष्कर्ष अबाउट दैट पर्टिकुलर रिटन टॉपिक. जो आप टॉपिक लिखा है आपने, उसके बारे में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है कि ये क्या चीज़ें हैं. तो ये एक कंप्लीट इसे आप बोल सकते हो, कंप्लीट एक ऐसे टाइप का होता है, ठीक है. अगर आपको कोई टॉपिक लिखना हो तो वो कंप्लीट टॉपिक लिखने के लिए आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन देना मस्ट होता है. तो वो इफेक्टिव राइटिंग कहलाता है. नाउ राइट विथ क्रिस्टल क्लियरिटी. जो आप लिखते हो, जो उसमें होनी चाहिए वो एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए. कंसिस्टेंसी मेक्स द मैसेज ऑर्डरली एंड फोकस्ड. जो आपका मैसेज होता है वो कंसिस्टेंटली क्या होना चाहिए, वन बाय वन क्या होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए. आप जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो, आप जिस चीज़ को दिखाना चाहते हो, वो हाईलाइटेड होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. तो ये सारी जब आप लिखते हो, जैसे आप देख रहे हो आपके बुक में जो आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ हाईलाइटेड चीज़ें दी हुई है और सब कुछ प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, तो आपको उसे पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा. बट अगर दूसरी तरफ की बात करें, एक डायरेक्टली सीधा एक लिख दिया गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको पढ़ने में इंटरेस्टिंग ना लगे. सो आपको जो रिटेन, जो आप अपनी राइटिंग स्किल की बात कर सकते हो, तो उसको डेवलप करने के लिए आपको ये सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ द चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक वेयर यू रिप्रेजेंट समथिंग, that means first you have to know that your audience understand which type of language, वो कौन सा लैंग्वेज समझ सकते हैं. So you have to just
लाइक चॉइस द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो वहाँ पे आपके ऑडियंस को पसंद है, जो आपके ऑडियंस चाहते हैं, आपके ऑडियंस किस टाइप के हैं। तो सबसे पहले आपको वो समझना होगा, तो आपको उसी वे में कम्युनिकेट करना होगा ऑडियंस को, उसी वे में आपको अपनी राइटिंग जो रिटन वर्क है वो तैयार करने होंगे। सो दीज आर सम essential elements that you can just follow while you writing some topics about some topics and creating some sentences. Now we will discuss some writing tips. While we are writing, there are some tips. When you just follow the tips, you can just create the best, you have just create the best writing skill. Now this is first one is a first thing first. That means first thing first, that means ki you don't know about the audience, whatever the audience don't know about what you are thinking, or no, what you are telling, or not. They don't know about your idea, they don't know about your views, they don't know about your topic. So first you have to just think about that, कि यूज़र जो है वो किस टाइप का रिक्वायरमेंट अभी चाहता है, किस टाइप की चीज़ें अभी उसे पसंद है, कौन से मूड में है, जो अगला जो ऑडियंस आपके सामने बैठा है वो अभी किस मूड में है। सो आपको सबसे पहले जो स्टार्टअप लेना है वो उसके अकॉर्डिंग लेना है, ताकि उसे सबसे पहले सुनने में कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। अगर उसे इंटरेस्टिंग लगेगी देन दे कैन लिसन केयरफुल्ली, वो आपको तभी आसानी से मतलब अच्छे तरीके से सुन सकता है, अदरवाइज़ वो वहाँ से मूव कर जाएगा। So now the next one, you have to just create the outline while you are writing something. So you have to create the outline first. That means which type of things you are put into the your topic also, your project, your reports also. So सबसे पहले आपको जो है outline criteria तय करना पड़ता है। outline क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो उस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक ऑर्डर वाइज वो मैनेज होना चाहिए, और हर चीज़ों का जो एक मैनेजेबल एक मतलब एक बाई पार्ट करके वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। जब भी आप ये आउटलाइन प्रेजेंट करोगे कि आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो वर्क क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, कहाँ उसका यूज़ है, यानी कि हर चीज़ें जो है वो एक क्लियर वे में एक आउटलाइन के थ्रू, एक मैपिंग के थ्रू स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है उसे आसानी से ये समझ में आ जाए कि आज हम लोग के सामने क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होने वाली है। सो दे दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। वो ऑडियंस जो भी आपके सामने बैठ रखा है वो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नाउ वाइल राइटिंग यू हैव टू यूज़ द AIDA, AIDA. AIDA, that means attention, interest, desire and action. So the full form of AIDA is this, AIDA. Attention, that means first you have to just attract attention. आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना है, ताकि वो अटेंशन के साथ आपकी चीज़ों को सुने, आपकी चीज़ों को देखें। अगर वो अटेंटिव नहीं हो पाएंगे तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो राइटिंग स्किल्स है, वो एकदम बेकार हो जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू जस्ट अट्रैक्ट टू योर ऑडियंस। आपको अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। नाउ यू कैन क्रिएट द इंटरेस्ट। उसके बाद आपको ऑडियंस के सामने इंटरेस्ट क्रिएट करना है। दैट मीन्स कि यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट समथिंग दैट आर वेरी इंटरेस्टेड। सो जो आपके ऑडियंस हैं उसके सामने सबसे पहले क्या करना है, जो भी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें डायरेक्टली हम सब चीज़ें शुरू कर दें, नो, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम वहाँ पे डाल सकते हैं, जो यूज़र्स के जो ऑडियंस हैं उनके इंटरेस्ट को हमारी तरफ अट्रैक्ट करे। दैन डिज़ायर टू एक्ट। उसके बाद आपको अपने डिज़ायर मतलब यूज़र के सामने जो है अपनी डिज़ायरेशन को रिप्रेजेंट करना है। एंड नाउ उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब आप परफॉर्म करेंगे अपना एक्शन। दैट मीन्स कि नाउ यू आर रेडी टू रिप्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन और योर रिपोर्ट। उसके बाद जो है जब यूज़र को लगेगा कि अच्छा अब क्या दिखने वाला है, अब क्या दिखने वाला, दैट इज़ इंटरेस्टेड, वो डिज़ायर वो आपसे खोजेंगे कि अच्छा इसके आगे क्या। उनके पास जो डिज़ायर, दैट मीन्स कि वो उनके मन में एक उत्सुकता रहेगी कि हाँ अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, यानी अब कुछ इंटरेस्टिंग दिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद तब आप एक्शन परफॉर्म करोगे ना, तो आई होप कि उससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन, उससे बेहतर प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं हो सकता, और उससे बेहतर राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो सकती है। सो यू हैव टू फॉलो द आइडा। आपको ये आइडा फॉलो करने, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो तो आई होप कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट होगा। Now the next one, try some empathy. So you have to just try to just sympathy to your audience. आपको अपने ऑडियंस से क्या करना है,
सिंपैथी लेना है, लाइक सहानुभूति लेना है कि नहीं जो अगला जो बैठा हुआ है वहाँ पे जो ऑडियंस है, ठीक है, उसको लगना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका जो टॉपिक है या आपने जो रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो बहुत अच्छा है। तो आपको अपने जो वॉइस है, अपने जो आपको जो अपनी राइटिंग स्किल है जो आप दिखा रहे हो उसमें थोड़ी सी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा दिखना चाहिए आपको, अकॉर्डिंग मतलब ऑडियंस के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग आपको अपने काम को परफॉर्म करना है। तो आई होप कि वो बहुत बेहतर होगा। नाउ यूज़ द रिहेटोरिकल रेक्टेंगल। सो रेहेटोरिकल रेक्टेंगल क्या है, हम लोग सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। इट्स अ ट्रायंगल दैट मीन्स व्हाट, इट शोज द मैसेज एंड देयर लाइक अ पर्पस, देयर ऑथर एंड देयर ऑडियंस। सो ये तीन चीज़ें शो करती है आपके जो मैसेज, दैट मीन्स कि जब आप कुछ चीज़ें लिखते हो तो ये तीन चीज़ों को तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दैट मीन्स कि वाइल यू आर राइटिंग द मैसेज, तो व्हाट अबाउट योर पर्पस, व्हाट इज़ योर पर्पस टू राइट समथिंग, वो लिखने का आपका पर्पस क्या है वो तैयार होना चाहिए। आप लिख रहे हो, दैट इज़ यू आर अ सेंडर, ऑथर दैट मीन्स यू आर अ सेंडर, एंड ऑडियंस दैट इज़ अ रिसीवर। आप जो लिख रहे हो वो उसका पर्पस क्या होता है और ऑडियंस के पास उसके बारे में ऑडियंस उसको कितना समझते हैं, क्लियरिटी है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है राइटिंग स्किल में। नाउ द ब्रेक द टेक्स्ट, यानी ब्रेकअप ऑफ टेक्स्ट। सो टेक्स्ट का ब्रेकअप क्या कहलाता है, यानी ब्रेकअप ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट को हम लोग बाई फर्केट करते हैं, बाई पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग पार्ट से हम लोग उसे लाइक अलग अलग पार्ट में हम उसे सजाते हैं। लाइक उस ब्रेक पार्ट में हम क्या क्या करते हैं, लाइक व्हेन यू वी यूज़ लाइक हेडलाइंस, लाइक वी यूज़ सब हेडलाइंस, बुलेट पॉइंट्स, नंबरिंग्स, हेडर्स, फूटर्स, पेज नंबर्स एट्सेट्रा। लाइक जब हम लोग ब्रेकअप ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो हम अपने जो चीज़ें हमने लिख रखी है उसे एक वे में उसे अरेंज करते हैं, ठीक है। और वो जो अरेंजमेंट है वो लुक वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, जो जिसको कि एक वन आई साइट में जो ऑडियंस है वो एक बार देखता है और उसे आसानी से समझ आ जाता है और वो इंटरेस्टेड भी रहता है कि हाँ चीज़ें वन बाय पार्ट करके लिखी हुई है, वो उसे समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। So now after this there is a grammatical part. Into the grammatical part we also discuss using the correct grammar skill। आपको grammatical skill को जो होता है उसे करेक्ट करना होता है। सो हम लोग grammatical skill देखेंगे। आई होप कि सब लोगों ने पढ़ रखा है। नो sentences, so sentences that means कि it has a some subject and the predicate and you have to just create the sentence। आपको सेंटेंस क्या करना पड़ता है, सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, नॉट अ मिडिल सेंटेंस। आपको सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है। सो देयर इज अ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ प्रेडिकेट ऑल्सो। द पर्सन और द थिंग इज इन सेंटेंस दैट डज एन एक्शन, दैट इज अ सब्जेक्ट। जो पर्सन जो है वो वहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म करता है दैट इज अ सब्जेक्ट, एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द एक्शन। और जो पार्ट है जो सेंटेंस जो एक्शन को करता है, ठीक है, जहाँ एक्शन कंटेंस रहता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। लाइक माई ब्रदर इज कॉलिंग, सो माई ब्रदर दैट परफॉर्म द कॉलिंग, perform the action, so my brother is a subject and the predicate Arjun is going to play that is the action, ठीक है। सो गोइंग टू प्ले दैट इज़ अ प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हमें सबसे पहले जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो उस समय हमें सेंटेंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो राइटिंग स्किल हमें डेवलप करनी पड़ती है। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। Now generally there are four types of sentences, like a declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentence and the imperative sentence. So first one we will discuss about the declarative sentence, that means to declare and it's make a statement। ये जो होता है सबसे पहला declarative statement जो होता है इसके अनुसार क्या होता है कि आपको जो होता है सेंटेंस बनाने होते हैं, सेंटेंस को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। and the declarative sentences end with the full stop। Now there are some examples into the like declarative sentences। So I love to eat a mango,
that is a affirmative sentence, that's a positive sentences. मुझे I love to eat a mango, मैं आम खाना चाहता हूँ, मुझे आम खाना पसंद है, I love to eat a mango. And the another one that is a negative, the cat did not chase the mouse, that is a negative sentences. So into the declarative sentences there is a affirmative sentence or the negative sentences. There are some examples also, you have to just read that examples. Now the imperative sentences, an imperative sentences which gives a command, order, make a request or express a wish. मतलब कि imperative sentence के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक है, और या तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं या उससे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर द imperative sentences. So like example, don't do that, that is a command, ठीक है. Don't make a noise, that is a command. Please keep quiet, that's a request. And eat healthy, that's the advice. So these are some imperative sentences example. ये सारे imperative sentences के example थे. So you have to just give the order, make a request, express wish, etc. So now the interrogative sentences. Interrogative sentence क्या होता है? A sentence that asks a question is called an interrogative sentences. ठीक है, it ends with the question mark. Interrogative sentence क्या होता है? Interrogate करना, ठीक है. Interrogate that means पूछना, interrogate करना, ठीक है. कब जब हम किसी को इंटरोगेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि वो उसको इंटरोगेट कर रहा है, दैट मीन्स वो उससे पूछ रहा है. सो दैट इज द इंटरोगेटिव स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस. सो वहाँ पे क्वेश्चंस हमें पूछना होता है. नाउ लाइक एग्जांपल, डू यू लाइक रीडिंग बुक, आपको बुक पढ़ना पसंद है, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन. लाइक डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, दैट मीन्स कि यू लाइक और नॉट, यू कैन गिव द आंसर. आपको आंसर देना है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या आप बुक पढ़ना पसंद करते हो, तो यू हैव टू जस्ट गिव द आंसर येस और नो. दैट इज अ इंटरोगेटिव, दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क, इट हैज़ अ क्वेश्चन मार्क एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन टू यू. सो दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. An exclamatory sentence expresses sudden and strong feelings such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness, and gratitude. It ends with an exclamatory marks. Do you know about the exclamatory marks? This exclamatory marks is generally used for the exclamatory sentences like, what a lovely place is this, that's a surprise. कि ये कितना अच्छा जगह है, यू आर जस्ट वंडर्ड, ये मतलब क्या हुआ, तुम्हें एक आश्चर्य हुआ कि ये कितनी अच्छी जगह है, ठीक है. तो ये एक क्या हुआ, ये एक सरप्राइज हुआ, ये एक आश्चर्य हुआ, आश्चर्य की बात है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आज कितना बहुत बेहतर दिन है, तुम सरप्राइज हो गए. व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक, ठीक है, दैट्स सरप्राइजेबल, ठीक है. सो ये सारे सरप्राइज की चीज़ें या वंडर जो तुम्हें आश्चर्य करे, ठीक है, या तुम्हें सहानुभूति दे, सो दीज आर लाइक रिलेटेड टू द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंपल लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. हमारे सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर होता है. देयर इज सम सिंपल सेंटेंस एंड द कंपाउंड सेंटेंसेस आल्सो. सो द सिंपल सेंटेंसेस, अ सिंपल सेंटेंसेस इज मेड अप ऑफ अ सिंगल क्लाउज कंटेनिंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. जो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या होता है कि जिसमें कि एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, एंड इट्स अ वेरी सिंपल. लाइक एग्जांपल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग कम. Now there is a some one subject and one predicate. They rested when evening came. So they, that is a subject, and rested when evening came, that is a predicate. The cow jumped over a moon. That means the cow, that is a subject. Cow subject है जो काम करने वाला है, ठीक है. And jumped over the moon, that is a action. तो action जो होता है, ठीक है, जो action content किया हुआ, that is a predicate. So that is a very, that is called the simple sentences. Now the compound sentences. So the compound sentences, it's formed when two independent clauses are joined together by a like a coordinating conjunction like and, but, or, etc. Like for example, हम लोग example देखते हैं. The day was very hot, we went for a long time. So there is a two sentences like the day was very hot, and the second one is we went for a long swim. The another statement for this, the statement related to the another one, the day was very hot and we went for a long time. That means and is a conjunction, and while creating the compound statement we use the like a conjunction statement. हम लोग जब भी compound statement create करते हैं, so हम लोग conjunction का use करते हैं like a but, and, or,
ठीक है। सो ये सारे कंजंक्शन स्टेटमेंट होते हैं। सो दैट इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ complex sentences. So a complex sentences consist of an independent clause and one or more one or more dependent clauses. Now there is some example of the complex sentences. Open the door after seeing through a keyhole. So in this there is a independent clause and there is dependent clause also, that after seeing through the keyhole, जब हमने keyhole देखा, then मतलब क्या हुआ, ओपन डोर को ओपन किया, ओपन द डोर आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल, यानी की होल से देखने के बाद हमने डोर ओपन किया। तो डोर ओपन किया दैट इज अ इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड किसके बाद ओपन किया, सीइंग थ्रू द की होल देखने के बाद, दैट इज डिपेंडेंट। मतलब कि डोर ओपन किया कब, जब हमने की होल देख लिया तब। तो की होल क्या हुआ, वो हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया और तभी हमने ओपन किया। सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड देयर इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसके बाद होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप कि ये पहले से आप लोग पढ़ रखे होंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी। नाउ अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज वन दैट कंसिस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेज इन एडिशन टू द डिपेंडेंट क्लाउजेज। ठीक है, आपको उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट क्लाउजेज होते हैं जहाँ की और जो डिपेंडेंट क्लाउजेज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, त्रिलोक लेफ्ट हरी after he got a phone call but came back later. So in this there is a two independent clause, that is Trilok left hurry and after he got a phone call, and the dependent clause that is it's come back later, जो उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न हो गया। So this is the sentences. So I hope कि सबको समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी सब लोग पढ़ रखे हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी किसी को। Next one is a complete sentences. So complete sentence that means कि you have to just complete the sentences. That means कि आपको जो sentence है वो पूरी की पूरी complete होनी चाहिए। That means सीता, like example, सीता walked along the holy river गंगा, यानी सीता जो है क्या कर रही है, वो रिवर के पास जो है, ठीक है, वो टहल रही है। सो दैट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंसेज। यू हैव टू जस्ट क्रिएट द सेंटेंसेज दैट इज़ अ मीनिंगफुल and the complete sentences, otherwise it is not a valuable. Now the next one is a phrase. So a phrase is a group of words that stands together as a single unit, typically as a part of a clause or a sentence. जो phrase होता है वो क्या होता है, it's a group of word जो कि एक साथ रहता है, एक single unit में रहता है, बट उससे क्या होता है, कुछ different जो meanings हैं उससे कुछ different meaning निकलती है। तो हम लोग देखते हैं कुछ clauses के कुछ phrases के बारे में, क्या क्या phrase होते हैं। noun phrase. So noun phrase consists of a noun and its modifiers. So noun phrase में क्या होता है, ये जो होता है nouns लिए हुए होता है और उसका modifiers भी लिए होता है, like neighbor, friendly, ठीक है। So these are the some noun phrases. Now the next one is a verb phrase. So verb phrase consists of a verb and its modifier. जो verb phrase है वो क्या लिए रहता है, verb लिए हुए रहता है और उसका modifier लिए हुए रहता है। Like for example, we are waiting for the bus and felt a prick on her wrist. So we are waiting for the bus, that means बस के लिए इंतज़ार, दैट इज़ अ मीनिंगफुल, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट इज़ अ वर्ब फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, दैट्स फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब। सो जो वो वर्ब होता है, ये जो एडवर्बियल फ्रेज है वो कैसे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है एडवर्ब के थ्रू, एडवर्ब के तरह एक्ट करता है। सो अराउंड द कॉर्नर, so that is the adverbial phrase. In silence row after the, so that is a modifier and that is a adverbial phrase. Now the gerund phrase. So gerund phrase are especially noun phrase and that are being with the gerund. For example, wading through the river, jumping like a frog की तरह jump करना. So that is a gerund phrase, phrases. Now the infinitive phrase being with the verb infinitive and include any modifiers. infinitive phrase functions as nouns, adjective and adverbs. So ये जो infinitive जो ये phrase होता है, ये क्या क्या लिए हुए रहता है, nouns लिए हुए रहता है, adjective और adverb को लिए रखा होता है। So to run out of petrol or to visit the temple, टेम्पल विजिट करना और पेट्रोल के लिए दौड़ लगाना। सो दैट इज़ अ infinitive phrase. So oppositive
phrase. So a positive phrase that is essential noun phrase but renames another noun in the sentence. ये जो क्या होता है, एक दूसरा नाउन लिए हुए रहता है, मतलब नाउन का जो रीनेम है दूसरा नाउन लिए हुए रहता है. जैसे द फ्लावर अ रेड रोज वॉज ब्यूटीफुल. ठीक है, द फ्लावर अ रेड रोज, दैट मीन्स वो जो रेड रोज है वो किसको डिनोट कर रहा है, फ्लावर के बदले आया है. सो दैट इज वो उस नाउन के बदले आ रखा है. सो दैट इज अ एग्जाम्पल. नाउ द पार्टिसिपल फ्रेज. सो पार्टिसिपल फ्रेज इंक्लूड्स द पार्टिसिपल एंड इट्स मॉडिफायर. ये पार्टिसिपल और उसके मॉडिफायर्स को लिए रहता है. लाइक जिंगलिंग एंड प्लेइंग इन द पार्क, fatigued and dehydrated in the desert. So these are some examples of the participle phrases. Now prepositional phrase. Prepositional phrase होता है that is a group of words that include a preposition and a noun. ये जो होता है ये noun और preposition को लिए हुए रहता है. Now the before a mall, mall के पहले, under the stairs, ठीक है, सीढ़ी के पास. ठीक है, सो दीज आर द प्रीपोजिशनल phrases. नाउ एब्सोल्यूट फ्रेज. एब्सोल्यूट फ्रेज इंक्लूड्स अ नाउन एंड द पार्टिसिपल एंड एनी मॉडिफायर्स. सो ये एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होता है, इसमें नाउन्स होते हैं और पार्टिसिपल भी होता है और कोई मॉडिफायर भी हो सकता है. सो द फ्लैग फ्लाइंग एट हाफ मस्ट, her stairs streaked with sunlight. So these are some examples of the absolute phrase. Now the next one is a part of a speech, and you know about that there are 8 parts of a speech, like a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, and interjection. So you know about that. You know all the functions and their definitions of all the parts of a speeches. But we will discuss overview of these. Like a noun, that means a noun is a word which used to a name or a person or a place or an animal or a thing. That is a noun. ठीक है, नाउन क्या होता है, किसी भी नाम को, प्लेस को, जगह को, एनिमल्स को हम लोग नाउन बोलते हैं. यू नो अबाउट दैट. लाइक नेताजी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर. सो नेताजी दैट इज अ नाउन, लीडर दैट इज अ नाउन. सो ये नाउन्स हो गए. नाउ द प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन. जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, वो नाउन के बदले आता है. लाइक आई मेट मदर टेरेसा when she visited our school. That means INC, that is depend upon the mother Teresa. ठीक है, ये मदर टेरेसा के बदले जो आया है, सॉरी, मदर टेरेसा के बदले क्या आया है, सी आया है. सो सी आई किसके बदले आया है, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो बोल रहे हो उसके बदले आई आया है. तो ये जो है ये नाउन के जगह पे आया है. सो दैट इज़ अ प्रोनाउन. सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. ये इंग्लिश के पार्ट्स हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने इंग्लिश के क्लासेस में भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है, तो आई होप कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ अ वर्ब. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन. दैट मीन्स कि वर्ब जो है वो किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी एक्शन परफॉर्म को डिनोट करता है. और अ स्टेज ऑफ बीइंग इज, एम, आर, वॉज, वेयर, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द parts of speech, as there can be no sentences without a verb. आप verb के बिना कोई भी sentences नहीं बना सकते हो, क्योंकि while you are just writing the sentences, the verb is a required thing, the action is a required thing. So verb just denote the action that are performed by the another one or the users also. The farmer plucked the apples and placed them in a cart. Like a plucked, तोड़ना, and the place रखना. So these are the two actions that are performed by the farmers. So there are another example, you just see that examples. Now the adverb. So adverb क्या होता है, adverb is a word that adds something to the meaning of verb and adjective and or another adverbs. तो जो ये adverb है, you know the definition, ये verb, adjective और another adverb की meaning को भी denote करता है. So see arrange the फ्लावर्स क्विकली. सो क्विकली इज अ एडवर्ब. ये जो क्या कर रहा है, ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, दैट इज अ एडवर्ब. नाउ एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन्स. ये जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, रिप्रेजेंट करता है. सो द किंगफिशर एग्जाम्पल, द किंगफिशर इज अ कलरफुल बर्ड. सो कलरफुल दैट इज लाइक it's represent into just describe the noun. Kingfisher is a noun and the colorful that is the quality of the kingfisher. ठीक है, जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है. तो जो किंगफिशर है वो नाउन है और उसकी क्वालिटी कलरफुल, दैट मीन्स अ कलरफुल दैट इज अ एडजेक्टिव वर्ड. कंजंक्शन. सो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन
टू सेंटेंसेस और वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस। सो ये जो कंजक्शन है ये क्या करता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। सो एंड और so these are some for but so these are some conjunction words. So Sita and Geeta are twins. So and that is a conjunction word. So Sita and Geeta, that joined the two words Sita and Geeta. Sita और गीता को ये joint कर रहा है किससे, and conjunction से. So that is a conjunction. Preposition. A preposition is a word that shows the position of a noun or a pronoun इन रिलेशन टू समथिंग एल्स इन द सेंटेंसेस। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो इसको बताता है। सो नाउ जॉनी केप्ट द ब्रूम अंडर द कपबोर्ड, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। सो हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, दैट मीन्स कि हम्प्टी डम्प्टी क्या कर रहा है, वो वॉल के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि वो प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के जो बीच में रिलेशन है वो उसे बता रहा है। सो दैट इज़ अ प्रीपोजिशन। Now interjection. An interjection is a word that express an emotion or a sudden feelings. That is when you are just this is surprise or the wonder. So it presents the surprise on the wonder also, and emotions also. Wow, wow. That was a truly great escape. Wow, that is it shows the feelings, your feelings. जो आपके क्या कर रहे हो, आपकी feelings को interjection के थ्रू आप अपने feelings को express कर सकते हो. So these are some words that represent the interjection, like hurry, wow, hurry up, oh. So these are some words that represent the interjection. Now the articles, and the articles, that is a and or the, that is called the articles. A and an are called indefinite articles because they do not point out any particular person or a things. A man, that's point out any man. A man or an atlas points out any atlas. So these are the just indefinite articles. And यूज़ ऑफ ए, अगर बात करें कि यूज़ की बात करें तो ए जनरली यूज्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट कि ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है. सो एन द का यूज़ कहाँ होता है, एन जस्ट इट इज़ जस्ट बिफोर द वॉवेल से पहले आता है. ठीक है, एंड ए कॉन्स्टेंट से पहले यूज़ किया जाता है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द यूजेस ऑफ ए एंड एन. सो यू नो अबाउट दैट. So the a and the, so the is in this screen. So you know about the uses of the. There are a lot of example, just you watch and just read that particular uses of a and in the, and then when you are any types of query, then you can ask me. But definitely you know about that, आप सब कुछ इसके बारे में जानते हो. So I hope कि कोई confusion नहीं होगा. So the is generally used before the nouns in different way. the का यूज़ कहाँ होता है, जनरली हम लोग बात करें तो ये नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, लाइक द अर्थ, द स्काई, द मून, द ताजमहल, द गंगा, द यमुना. So these are some uses of the a and the. So you have to just read that carefully and in a attentive manner. So now we will discuss about the paragraph writing, the main thing of the writing communication, that is a paragraph writing. Paragraph writing जो होता है सबसे मेन चीज़ भी होता है उस writing का. So into the paragraph, that is a collection of sentences that are arranged in a sequential order. So paragraph क्या होता है कि एक collection of sentence होता है जो कि एक sequential order में arrange होता है. So paragraph हम लोग कैसे लिखते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें, हम लोग पैराग्राफ राइटिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देते हैं. जब हमें कोई चीज़ें लिखनी होती है तो क्या क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड होती है. सो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. और मैंने डिस्कस भी किया था कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है. इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इट इज़ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पैराग्राफ. इट इज़ द फर्स्ट सेक्शन रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑल्सो. ठीक है, ये आपका जो सेंटेंस जो आप लिखने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो है, जो टॉपिक कहलाता है, जो टॉपिक से रिलेटेड जो फर्स्ट पहला सेक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है. तो सबसे पहले आपको जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, लिखना है, उसके बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है. एंड देन देयर इज़ अ बॉडी. उसके बाद क्या होता है, बॉडी होता है, दैट कंटेन्स योर आइडियाज़,
facts, figures, ठीक है, your thoughts, your views, examples, analysis, information, these all are collected to the body part. तो इस body part में बाकी की सारी चीज़ें जो है वो कलेक्ट की हुई रहती है, वही सारी चीज़ें हमें उसमें body part में लिखना है. And the last one is a conclusion. So conclusion, that's a summarized part of that particular topic or the paragraph also. So हमें last में conclusion लिखना must होता है. So that is the best way to writing something. वो writing लिखने का सबसे बेहतर तरीका होता है. So you have to follow while you are creating the topic, while you are creating some sentences, then the three things you have to just understand, like introduction, body, and conclusion. When you are follow these steps, so I hope your writing skill is too much better than the previous. Now the next one, that is टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. सो पैराग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं, सो यहाँ हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के कितने टाइप्स होते हैं. So generally 4 types of paragraphs, like a descriptive paragraph, narrative paragraph, expository paragraph, and persuasive paragraph. So first one is a descriptive paragraph. So this type of paragraph describes something, and the words chosen in the description should be artistic. ये जो descriptive paragraph होता है, ये जो क्या करता है, ये किसी चीज़ को represent करता है, किसी चीज़ को describe करता है और उसे artistic effect देता है. यानी कि जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसमें वो आर्टिस्टिक इफेक्ट लाता है. सो नैरेटिव पैराग्राफ, दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ टेल्स अ स्टोरी. ये जो पैराग्राफ होता है नैरेटिव, दैट मीन्स यू कैन नैरेट समथिंग अबाउट देयर पर्टिकुलर टॉपिक. सो योर स्टोरी इज इन नैरेटिव पैराग्राफ. एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ एक्सप्लेन्स समथिंग और प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन. इट कुड ऑल्सो डिस्क्राइब अ प्रोसेस और मेथड. ये जो होता है एक्सपोजिटरी पैराग्राफ जो होता है, ये क्या करता है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको जो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपको लिखने होते हैं. और ये क्या करता है, जो आपका जो वे ऑफ राइटिंग है, जो आपका ऑर्डर ऑफ राइटिंग है, वो उसे भी उसके थ्रू आप इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ परसुएसिव पैराग्राफ. सो दिस इज द टाइप ऑफ पैराग्राफ दैट मेनी एडुकेटर्स फोकस on because it is useful when building or argument. It often require a collection of facts or researches. तो ये जो परसुएसिव पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या होता है, जो बहुत सारे फैक्ट और रिसर्चेज होते हैं, हम लोग इसके अंदर लिखते हैं. अगर हमें कुछ चीज़ें फैक्ट्स और रिसर्च के बारे में लिखना है तो हम लोग इस पैराग्राफ में लिखते हैं. यानी कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है. तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ. आपके अच्छे पैराग्राफ के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं. नाउ यूनिटी ऑफ टॉपिक. सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ टॉपिक. ईच पैराग्राफ शुड हैव अ सिंगल कंट्रोलिंग आइडियाज़. मतलब आपके पास जो टॉपिक होना चाहिए, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपके जो आइडियाज़ हैं वो पहले पैराग्राफ में आइडियाज़ आपको डिस्कस करने हैं. नाउ द शॉर्ट एंड कंसाइज. सो द पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड कंसाइज. जो आपका पैराग्राफ होगा वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. नाउ कंट्रोलिंग आइडियाज़. बिफोर राइटिंग द पैराग्राफ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द टॉपिक एंड रिलेटेड सेंटेंसेज. सो कंट्रोलिंग आइडियाज़ दैट मीन्स कि आपको उसमें कैसे क्या चीज़ें लिखनी है, उस टॉपिक के बारे में क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, उसके बारे में सबसे पहले सोच के उसे एकदम अच्छे तरीके से आपको इसमें लिखना है. नाउ कनेक्टेड सेंटेंसेस. sentences within a paragraph should be coherent and connected to each other. जो आपका जो सेंटेंस आप लिख रहे हो, जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, वो पैराग्राफ एक दूसरे से अटैच होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप पिछले पैराग्राफ में कुछ और डिस्कस कर रहे हो और इस पैराग्राफ में आप एकदम दूसरे वे में चले गए. तो यूजर्स जब उसे पढ़ता है तो उसे परेशानी होती है और उसे अच्छा भी नहीं लगता है. सो एवरी सेंटेंसेस कनेक्टेड टू द वन अनदर. एंड द कोहेरेंस. अननेसेसरी डिटेल्स शुड नॉट बी एडेड एज इट ओनली मेक्स द पैराग्राफ लेंथी एंड लूज इट्स स्टीम. सो अननेसेसरी वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, अननेसेसरी पैराग्राफ आपको डालने नहीं है, ठीक है. अगर आप टॉपिक से हट के पैराग्राफ डालते हो तो जो रीडर होता है उसे ये चीज़ पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपको बहुत निगेटिविटी मिल सकती है. So completeness. So completeness indicates the paragraph is well developed and as all its sentences support the main idea. That means completeness का simple मतलब है कि you have to just complete your sentences or a paragraph. आपका incomplete paragraph नहीं होना चाहिए, so you have to complete it. Now the summarization of topic, that is like a conclusion. So you have to just write the conclusion. Also, it's a very much important. Now the proofreading and
revision. So the proofreading, that means कि when you are writing, when you are finished the writing, then you have to just read carefully what you are writing. So आप जब आप लिख लेते हो तो सबसे पहले आपको एक बार प्रूफ रीडिंग करनी होती है, मतलब ऊपर से नीचे तक एक बार चेक करना होता है कि आपने क्या लिख रखा है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं वर्ड्स मिस्टेक तो नहीं है, कहीं सेंटेंसेस इरर तो नहीं है। तो क्या चीज़ें इरर है तो हम लोग उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं। तो अगर कोई इरर्स होता है तो हम उसे फिर ख़त्म कर देते हैं। नाउ द चैप्टर इज फिनिश्ड, चैप्टर फिनिश है। सो देयर इज़ अ रिकैप ऑप्शन, यू हैव टू जस्ट write the recap, like write the important points into your homework copy। आपको अपने homework copy में ये important point को लिख लेने हैं। आई होप कि ये complete grammatical parts था और कुछ एक टिप्स थे कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो grammatical parts में शायद कोई परेशानी ना हो, अगर कोई confusion होगा तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इंग्लिश में पढ़ रखे होंगे, इंग्लिश टीचर ने भी आपको पढ़ा रखा होगा, तो होप कोई ये नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो ये टॉपिक फिनिश है। नाउ द असेसमेंट टाइम। So into the assessment time there is a some question like a MCQ question। ये MCQ question है assessment time में। So you have to just write this MCQ question into your daily work copy और class work copy। मैं class work copy में ये जो assessment है जिसमें जितने MCQ है उसको लिख लेने हैं। Now the next one, that is a fill in the blanks and answer the following questions। So you have to just write fill in the blanks and answer these question into your homework copy। ये अपने homework copy में आप लिख सकते हो। जो क्वेश्चन आंसर है वो तो मस्ट है आपको homework copy में लिखना, एनी हाउ आप प्रिपेयर कर लोगे। अगर इसके बावजूद कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछोगे, अगर आप नहीं पूछोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना, सॉरी, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप पूछोगे, अगर आप नहीं पूछते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसलिए पूछना ज़रूरी है। नाउ द असेसमेंट जोन। So assessment zone contains the different types of questions। So that is a MCQ based or the like identify the kind of sentences। So like a B, C, D, E and F। So these are some like different types of assessment zone। So you have to just write the question answer into your homework copy like a D, E and F। So D, E and F, these are some questions that are very short and the long answers। So you have to just write these questions into your homework copy। So I hope कि सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो just you can call me or message me into the WhatsApp and comment into the YouTube comment box। So I hope कि कहीं कोई confusion नहीं है। So thank you, have a good day and stay home and stay safe।